नमस्कार बच्चों, मैं सुशील कुमार आजाद, केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड आपके साथ एक कविता साझा करने के लिए उपस्थित हूं। कविता का नाम है छोटा मेरा खेत, जिसके कवि हैं उमाशंकर जोशी साहब। जोशी जी नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। यह जो कविता है छोटा मेरा खेत, यह एक रूपक कविता है। खेती के कर्म को कवि कर्म के साथ तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए कवि ने एक नई शैली, नए भाव, नए विचार दिए हैं। छोटे चौकोना खेत को कागज का पन्ना कहने में यही अर्थ निहित है कि जिस प्रकार कागज का पन्ना चौकोर होता है, उसी तरह से किसान भी अपने खेत को चौकोर मानता है। खेत में बीज बोया जाता है, लेकिन कविता में भावों के बीज बोए जाते हैं, कल्पना का रसायन डाला जाता है, तब जाकर के कहीं कविता एक सशक्त फलदार फसल की तरह हमारे सामने आती है। और बच्चों, इस कविता में जो ये रूपक है, वो निश्चित रूप से नए प्रयोग की परंपरा का सशक्त उदाहरण है। तो आइए हम पढ़ते हैं छोटा मेरा खेत, और मैं सुशील कुमार आजाद आप लोगों को अपनी वाणी के साथ इस पूरी कविता का भावार्थ समझाने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सुशील कुमार आजाद आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है छोटा मेरा खेत, जिसके कवि हैं श्री उमाशंकर जोशी। आइए कविता पर जाने से पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। उमाशंकर जोशी हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ और इनकी मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरितम को उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया बच्चों, यानी वो अनुवादक भी थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित करवाया और नई शैलियां दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले वे भारतीय आधुनिकवादी कवियों में से एक रहे हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आपको बता देता हूं। विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, कहानी संग्रह में शहीद, सपना भरा, इन्होंने एकांकी भी लिखी हैं, अभिज्ञा, निबंध संग्रह भी है, पारकांजन्य उपन्यास है, विमासो, तो कई इन्होंने कृतियां दी हैं। उनमें से आज आपके सामने छोटा मेरा खेत ये कविता है। उमाशंकर जोशी एक गुजराती कवि होने के साथ साथ संस्कृत के भी विद्वान हैं। उन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा है, आम आदमी के जीवन की झलक उनकी रचनाओं में है। खेती के रूपक द्वारा काव्य रचना प्रक्रिया को स्पष्ट किया है, यानी किसानी कर्म और कवि कर्म को उन्होंने रूपक के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत रूप में बांधा है। काव्य कृति की रचना बीज वपन से लेकर पौधों के पुष्पित होने के विभिन्न चरणों से गुजरती है। अंतर केवल इतना है कि कवि कर्म की फसल कालजयी शाश्वत होती है, उसका कभी
क्षय नहीं होता है, उसका रस क्षरण निरंतर जो है बढ़ता रहता है। कागज का पन्ना जिस पर रचना हम शब्दबद्ध करते हैं, उसकी तुलना कवि खेत से करता है। कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत की किसी अंधड़ यानी हमारे अंदर उठने वाले भावों और विचारों की आंधी के द्वारा भाव और विचार का बीजारोपण कहीं न कहीं हो जाता है और कविता बन जाती है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप में उपस्थित होती है। कविता के प्रारंभ में ही कवि ने बहुत ही सरल शब्दों में, सरल रूपक के माध्यम से किसानी कर्म और कवि कर्म की तुलना की है। मैं कविता पढ़ देता हूं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नपित हुआ विशेष। प्यारे बच्चों, छोटा मेरा खेत चौकोना, कवि कह रहा है कि मेरा खेत ये चौकोना कागज ही है। जैसे किसान का खेत चौरस होता है, उस पर वो हल चलाता है, फिर खाद पानी डालता है, बीज डालता है, फिर उसमें कई तरह के केमिकल्स भी डालता है, फिर जाकर के फसल बनती है और वह उसे काटता है। ऐसे ही कवि भी छोटे से कागज के पन्ने को अपना खेत समझता है और अपने पेन को वो हल समझता है, फसल पैदा करने का एक माध्यम समझता है और उस पर वो अपनी कलम को चलाता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, यानी कवि के मन में कोई भाव विचार पैदा होता है, क्योंकि भावों और विचारों की तुलना यहाँ आंधी से की गई है। जैसे आंधी चलती है तो एक पेड़ का जो बीज है वो उड़कर दूसरी जगह गिरता है और वहां पर वो धीरे धीरे पल्लवित होता है, वो धरती के संपर्क में आने से पोषित होता है और वो फिर आगे पेड़ के रूप में प्रकट होता है। ऐसे ही हमारे मन के आसमान पर कोई विचारों की आंधी आती है और भावों का बीज बोकर चली जाती है और वही आगे जाके कविता बनती है। कल्पना के रसायनों को पी, कि जैसे किसान खेत में अपने बीज को बोते हुए उसके स्वास्थ्य और उसके उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए रसायन डालता है, ऐसे ही कवि भी कविता लिखते समय अपनी सुखद और सुंदर कल्पना मानव की भलाई के लिए वो करता है। बीज गल गया निशेष, जैसे बीज धरती में गल जाता है और ऐसे ही कवि के भी भाव और विचार उस कविता में गलते हैं, नए नए अर्थ लेकर के वो कविता प्रकट होती है। शब्द के अंकुर फूटे, नए नए भाव विचार उस कविता के शब्दों के माध्यम से फूटते हुए नजर आते हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, और नए नए पल्लों से, पल्लव यानी नए नए पत्तों से पुष्पित होता हुआ, सुगंधित होता हुआ, फल से लदा हुआ वह आगे बढ़ता हुआ नजर आता है पेड़। ऐसे ही कविता भी आगे नजर आती है। झूमने लगे फल, जैसे बीज पौधा बनता है या पेड़ बनता है फिर उस पर फल लगते हैं, ऐसे ही कविता के जो भाव और विचार हैं उन पर अर्थों के फल, भावार्थ के फल लगते हैं। रस अलौकिक, जो कविताओं के जानकार हैं, कविता के रस को जानने वाले हैं, उनको अलौकिक रस प्राप्त होता है। अमृत धाराएं फूटती और नई नई अमृत धाराएं फूटने लगती हैं, जिसमें आनंद ही आनंद है। रोपाई अक्षण की, कवि कह रहा है कि जैसे खेत में एक बीज पल भर के लिए किसान लगाता है
और उस छोटे से बीज से पौधा बनता है और पौधे पर अनंत जो है बीज, अनंत तरह के फल जो है मिलते हैं। कटाई अनंत की, और वो लंबे समय से जो है इंतजार करता है और वो फिर उसे काटता है। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। कई फसलें बच्चों ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि उसे जितना ऊपर से काटते जाते हैं वो ज्यादा ज्यादा बढ़ता चला जाता है। जिसमें हम एलोवेरा को भी देख सकते हैं। एलोवेरा की टहनियां जितनी हम काटते हैं वो दुगनी होती चली जाती है। पुदीना भी ऐसा ही है, कई ऐसी फसलें होती हैं। तो ये वो फसल है कविता की जिसके जितने हम अर्थ निकालते हैं वो और भी ज्यादा जो है बलवती और अपने प्रभाव से, अधिक प्रभाव से सामने आती है। रस का अक्षय पात्र सदा का, कहते हैं कि ये कविता नहीं है, ये रस का एक ऐसा बर्तन है, अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र वो होता है जो कभी भी समाप्त ना हो, जिसमें से कोई अन्न, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, वो अक्षय पात्र होता है। द्रौपदी के पास यह अक्षय पात्र था, इसलिए अक्षय पात्र की तुलना की गई है कि जितना इसमें से हम निकालते जाते हैं, यानी कविता का जैसा जैसा हम मूल्यांकन करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, वो और भी नए नए अर्थों में हमारे सामने आती है। छोटा मेरा खेत चौकोना, इसलिए कवि ने अपने कागज के पन्ने को खेत कहा है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहला सवाल है, कागज के एक पन्ने को चौकोना खेत क्यों कहा गया है? बहुत ही सहज उत्तर है बच्चों। दोनों आकार में चौकोने होते हैं। खेत में बीज बोया जाता है जो अंकुरित होकर पौधे का रूप लेता है। पन्ने पर भावों के बीज अपने अर्थों के फल लेकर उपस्थित होते हैं। यही दोनों में जो है समानता है, इसलिए इसे रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रस अलौकिक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आनंद, किस चीज का आनंद? कविता के अर्थ का आनंद, कविता का मतलब, है ना, कविता का भावार्थ हमेशा रस प्रदान करने वाला है। अक्षय पात्र किसे कहा गया है? मैंने पहले भी बताया, जिसके जितने भी अर्थ हम कविता के निकालें, उन अर्थों के अतिरिक्त भी बहुत से अर्थ वो देने लगती है, तो उसे अक्षय पात्र के साथ जो है तुलना की गई है। तो ये आपके सामने कविता के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, छोटा मेरा खेत किसका प्रतीक है? ये आपने बताना है। तो उत्तर आपके सामने आ गया है, कागज के पन्ने का जिस पर कवि कविता करता है। इसके अतिरिक्त कवि खेत में कौन सा बीज बोता है? बहुत ही सरल है, कवि खेत में कल्पना का बीज बोता है। एक सवाल यह है कि कवि की कल्पना से कौन से पल्लव अंकुरित होते हैं? कवि की कल्पना से शब्द के पल्लव अंकुरित होते हैं और जिनमें से अर्थ निकलता है। एक क्वेश्चन और है, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? बच्चों के लिए उत्तर है, कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया है। दूसरा सवाल है, संपूर्ण कृति का रूप कौन लेता है? कवि के भाव शब्दों का रूप लेकर एक संपूर्ण कृति का रूप लेता है। दूसरे स्तर के बच्चों के लिए है, कौन सा बीज गलकर नष्ट हो जाता है? बहुत ही सरल उत्तर है, भाव रूपी बीज गलकर नष्ट हो जाता है। दूसरा सवाल है, कवि का खेत अनूठा है कैसे? रोपाई अक्षण भर की और कटाई लंबे समय तक चलती रहती है, इसलिए कवि का खेत अद्वितीय है, अनूठा है। सवाल है, कवि को अपनी माया से कौन बांध रहा है? कजरारे बादल और तैरती हुई शाम का तेजाबी सफेद जो है माया यानी स्वरूप, उसे जो है कवि अपनी माया में बांध रहा है। और सवाल कुछ और भी बनते हैं। तीसरे स्तर की ये प्रश्नावली है, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना
कहने में क्या अर्थ निहित है? तो सवाल का जवाब आपके सामने है बच्चों। जिस प्रकार कागज का पन्ना चौकोर होता है, उसी प्रकार छोटा खेत भी चौकोर होता है। जिस प्रकार खेत में बीज बोया जाता है, ठीक उसी प्रकार कागज के पन्ने पर कोई कल्पना के सहारे कवि द्वारा अभिव्यक्ति रूपी बीज बोया जाता है। सवाल है, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? अंधड़ भावनात्मक आंधी का तथा बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का प्रतीक है। बच्चों, इस कविता को पढ़ने के बाद कुछ आपके दिमाग में भाव और विचार पैदा होते हैं और उन्हें हम परियोजना कार्य के अंतर्गत रखते हैं। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने चिंतन करते हुए अपने मन से इन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। जैसे परियोजना कार्य के अंतर्गत खेत तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे किचन गार्डन बनाते हैं, चाहे आपका बहुत बड़ा खेत है, चाहे आप खेती बाड़ी के परिवार से जुड़े हैं, तो ये परियोजना कार्य आप बहुत ही सहज कर सकते हैं कि खेत अगर हम तैयार करते हैं तो उसे कैसे करते हैं, पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको लिखना है। और एक और रचनात्मक कार्य है, जैसे इस कविता में खेत और कवि अपनी कविता का रूपक तैयार करता है, ऐसे ही हम जीवन का और खेत का भी संबंध स्थापित कर सकते हैं क्या? ये इसी तरह से अपने भाव विचार देने हैं। कविता के रूप में नहीं, गद्य के रूप में आप दे सकते हैं कि खेत का और जीवन का क्या संबंध है। तो आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल और सहज है। मैं सुशील कुमार आजाद, स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड चंडीगढ़, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता सहज और सरल ढंग से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।